हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के पीवाईक्यू लेके आए हैं जो 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सेकेंड ऑप्शन है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। थर्ड ऑप्शन है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। फोर्थ ऑप्शन है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जिसमें समालोचनात्मक चिंतन हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके देश का नाम और मानचित्र ये फिक्स आंसर यानी क्लोज टाइप क्वेश्चन है, तो इसका हमारा ये कट जाएगा। और कुल राजधानी और राज्य पूछा है, ये भी फिक्स्ड यानी क्लोज आंसर है, ये भी कट जाएगा। शहर में पानी कहाँ से आता है, तो बच्चा बता देगा कि यहाँ से आता है, जहाँ से आता होगा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। यानी पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। इसमें सभी बच्चे अलग अलग सोच अलग अलग तर्क से उत्तर देंगे, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। इसमें हम निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से भी अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रमाण की उपेक्षा निगेटिव टैग वर्ड है। प्रमाण अप्रासंगिक ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। विश्लेषण को बिना विश्लेषण किए किसी प्रमाण को स्वीकारना ये भी निगेटिव है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। इन्हीं प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसका यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। सेकेंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। थर्ड ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। और फोर्थ ऑप्शन है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। इसमें भी हम निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। मानक पाठचर्या यानी फिक्स्ड पाठचर्या, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है, योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण, कभी भी शिक्षार्थियों को योग्यता के आधार पर पृथक्करण नहीं किया जाना चाहिए। और व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लचीलापन जो वर्ड है वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, तो इससे भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अजरसन और रीजन से प्रश्न आया है। चलिए अजरसन देख लेते हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो भिन्नता तो है ही, जो लेओ वाइगोत्स्की बोलते हैं सबसे पहले लैंग्वेज आती है, उसके बाद डेवलपमेंट आता है। और जो पियाजे साहब है वो बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले डेवलपमेंट आता है यानी अधिगम होता है, उसके बाद लैंग्वेज आती है। तो इन दोनों मनोवैज्ञानिक की थिंक में विभिन्नताएं हैं। तो ये हमारा तो राइट आंसर है। इसका कारण देख लेते हैं। खोज अधिगम में शिक्षा अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, ये भी राइट आंसर है। पर इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आंसर देख लेते हैं हम। ए और आर, ए सही परंतु आर गलत। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत। और फोर्थ ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। पहला है समझ की अग्रवर्ती गहनता यानी सीखने की तेज गति। और थर्ड है सी नंबर,
समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। डी नंबर है शारीरिक विकास की तेज गति। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की अन्य विद्यार्थियों से आमतौर पर जो भिन्नता होती है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उसमें समझ की अग्रवर्ती गहनता भी होती है और तेज गति भी होती है, और दूसरों पर अधिक निर्भर ये नहीं होती। शारीरिक विकास तेज गति ये भी नहीं होती। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सेकंड ऑप्शन है, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चे को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की क्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण ही होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता तो उसको संवाद करने में भी दिक्कत होगी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की उपेक्षा के समान या जबकि विभिन्न है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवर्धन या गतिवर्धन। सेकेंड ऑप्शन है संशोधन या समायोजन। थर्ड ऑप्शन है गतिवर्धन या संवर्धन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा समायोजन एंड संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, यानी समायोजन संशोधन, यानी इसको एकोमोडेशन या मोडिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ज्ञान व्यक्तिपरक है। सेकंड देखते हैं, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, प्रभावी अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान बहुलवादी है। तो इसमें निगेटिव आंसर पूछा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड सही हो जाएगा, यानी बाहरी रूप से प्रेरित करना। अभिप्रेरणा जो होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाहरी अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो वो होती है जो अंदर खुशी से करे, अपनी मर्जी से करे, और जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है वो किसी के फोर्स पे करे या लालच में करे, ये बाहरी अभिप्रेरणा होगी। तो जो संरचनावादी सिद्धांतकारी हैं तो इसके अनुसार यही हमारा रॉन्ग आंसर है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। थर्ड ऑप्शन है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसमें हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा है, तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, ये तो हमारा आंसर कट जाएगा क्योंकि ये बाहरी अभिप्रेरणा है। और डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये भी हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी हमारी बाहरी अभिप्रेरणा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी व्यक्ति आनंद अपनी खुशी के लिए वाद्य यंत्र बजा रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा था, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अजर्सन और रीजन से प्रश्न आया हुआ है। अजर्सन देख लेते हैं हम। ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसका रीजन देख लेते हैं हम। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए सही परंतु आर गलत। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर दोनों गलत। और फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारत या निपुणता
लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? देखते हैं क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन उच्च ग्रेड प्राप्त करने व बाहरी पुरस्कार के लिए प्राप्त करने के लिए पर केंद्रित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ को सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो सेकंड सही हो जाएगा। यानी महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, और जबकि प्रदर्शन जो होता है, प्रदर्शन लक्ष्य हमारा वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार के लिए केंद्रित होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई बहन के रिश्तों पे क्या है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के भिन्न भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड ऑप्शन है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जो भाई बहन होते हैं माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से तो भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एजरसन और रीजन से प्रश्न आया है। एजरसन देख लेते हैं हम। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद हैं। ये तो राइट आंसर है। विकासात्मक अंतर अनुवांशिक, अनुभवात्मक और विविधताओं की जटिल आंतरिक अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो बच्चे की विकासात्मक दर में भिन्नताएं होती हैं, यानी किसी गरीब परिवार का बच्चा किसी अमीर कर परिवार जो बच्चा है उसमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं उसके खान पान रहन सहन में। और जो विकासात्मक अंतर होता है अनुवांशिक पर भी निर्भर करता है और विविध जटिल अंतःक्रियाओं यानी अनुवांशिक और पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। अनुवांशिकता के साथ साथ पर्यावरण पर निर्भर करता है किसी बच्चे का विकास कैसे हो रहा है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। आगे और प्रश्न भी है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, नहीं, वातावरण पर भी निर्भर करता है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल कहा गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। उन्हें कई विकर्षों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करके या उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके या सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से या प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही है। कभी भी किसी बच्चे को सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता या उच्च ग्रेड के लाइसेंस में नहीं पढ़ाया जा सकता या विकर्षों में प्रोत्साहित करके भी नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विकास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। सेकेंड ऑप्शन है
शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। थर्ड ऑप्शन है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्य का प्रसारण करते हैं। कभी भी हमें अपने उत्तर तक अगर पहुंचना है तो बच्चे को इम्पोर्टेंस देना है। तो किसमें बच्चे को इम्पोर्टेंस दी गई है देखते हैं। मानक निर्देश ये हमारा कट जाएगा। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, कभी भी शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, ये भी कट जाएगा। शिक्षार्थी कम जानते हैं, ये भी कभी नहीं हो सकता। जो हमारा राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। यानी ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। उसको ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण दिया जाए तो उसकी वजह से बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण कर सकेगा। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। थर्ड ऑप्शन है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके या उसे उत्तर प्रदान करके। तो इस पे हमारा जो राइट आंसर होगा ये तो होगा नहीं कि बच्चे को उत्तर प्रदान कर दिया जाए। हतोत्साहित करना ये भी नहीं होगा। समस्या को सुलझाना छोड़ दे ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण केंद्रित होता है। सजा और शर्मिंदगी के डर, ये शाकाहारी अधिगम या प्रतिस्पर्धा, लोकाचार या अनुबंधन और पुनर्बलन। तो ये भी हमारा होगा नहीं, निगेटिव वर्ड है। प्रतिस्पर्धा ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। अनुबंधन, पुनर्बलन, कभी भी पुनर्बलन ये भी गलत आंसर हो जाएगा। जो हमारा सबसे अच्छा सही और आंसर है वो शाकाहारी अधिगम हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लियो वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास, ऑप्शन है प्रकृति में असतत होता है या आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है या सीधे परिपक्व के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के होता है। तो कभी भी लियो वाइगोत्स्की वर्ड आए और समाज वर्ड आए तो उसका राइट आंसर वही हो जाएगा। तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। यानी जो लियो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने समाज को अति महत्वपूर्ण माना है, समाज को और लैंग्वेज को। तो कभी भी इनके साथ सामाजिक वर्ड दिखे तो समझ लो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बच्चों की दी थी, संवेदी काल अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त अवस्था। 4 स्टेजेस दी थी। तो बच्चों के विकास सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। देखते हैं कौन सी सीमा है। पहला ऑप्शन है हमारा, यह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। थर्ड ऑप्शन है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। एंड फोर्थ ऑप्शन है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं देते। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सामाजिक और संस्कृति से तात्पर्य है ये लियो वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। इसको संस्कृति और सामाजिकता को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लियो वाइगोत्स्की साहब ने दिया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एजर्सन और रीजन से प्रश्न आया है। तो चलिए अभिकथन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्षलता जो कि कक्षा 8 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण देख लेते हैं इसका क्या है।
लैंगिक या जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। जो कारण दे रहा है वो गलत है, क्योंकि जो जेंडर दिया रहता है वो समाज के माध्यम से ही होता है। और जो एक लैंगिक सेक्स रहेगा तो समझ लो वो जन्मजात यानी अनुवांशिकता पर है। अगर जेंडर दिखे, इंग्लिश वर्ड आप टैग में देख लीजिएगा, लैंगिक में अगर जेंडर दिखे तो वो समाज से तात्पर्य होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। सेकंड है ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही है, यानी ए सही है परंतु आर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ऑप्शन देख लेते हैं, अधिक प्रश्न नहीं पूछते, बी है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इसको हम देख, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे, अधिक कम ज़्यादा सब पूछ सकते हैं, ये हमारा नहीं होगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। तो बी सी डी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी हैं। सेकंड ऑप्शन है जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। थर्ड ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादित केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान। फोर्थ ऑप्शन है जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रासंगिक बाल्यावस्था के दौरान। तो हमारा जो राइट आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, यानी जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था के सभी अवस्थाओं को लेकर वयस्कता में तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है हमारा बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, या बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही है। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके सामान्य बुद्धि की अवधारणा का आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। जो सामान्य बुद्धि की आलोचना की है, जीन पियाजे ने या हार्वर्ड गार्डनर ने, लेओ वाइगोत्स्की ने या चार्ल्स स्पियरमैन ने। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हार्वर्ड गार्डनर, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेजेस बताए, चार स्टेजेस दी। एक संवेदी यानी सेंसरी मोटर स्टेज, और एक प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ अमूर्त यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसको उन्होंने 4 डिवाइड किया, 4 स्टेजों में बच्चे के। तो पहला संवेदी जो हो जाएगा वो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था हो जाएगा वो 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हो जाएगा 11 से 18 वर्ष। इसको जीन पियाजे ने और लेव वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, और चार्ल्स स्पियरमैन जो है बुद्धि का सामान्य कारक दिया था। तो इसके प्रश्न के अनुसार जो हमारा है वो राइट आंसर हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा, यानी सामान्य बुद्धि की जो आलोचना की थी वो हार्वर्ड गार्डनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा की गई। तो ऑप्शन देख लेते हैं। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताएं की उपेक्षा करने के लिए की गई, या विश्लेषण और मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई। थर्ड ऑप्शन है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। इन नैतिक तर्क लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत था इसमें उन्होंने
मेल को इम्पोर्टेंस दी है, फीमेल को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। तो कैरोल गिल्गन ने इनकी आलोचना की थी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी 3 स्टेजेस दी थी, एक प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक कन्वेंशनल स्टेज और एक पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। लेवल इसमें पड़े, जिसने स्टेज नहीं दिया, यानी स्तर इन्होंने दिया था। तो पहला जो हो जाएगा यानी पूर्व पारंपरिक, और सेकंड जो हो जाएगा पारंपरिक, और थर्ड जो हो जाएगा उत्तर पारंपरिक। इसका जो राइट आंसर लेकिन हो जाएगा वो पहला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 पे आ गए हैं हम। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? देख लेते हैं इसके ऑप्शन हम। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी गति का मूल्यांकन करें। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत निर्देशन और निर्देश प्रदान करना। इसमें भी हम निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें दिया है निर्देश, कभी भी बच्चे को निर्देश नहीं देना चाहिए, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कभी भी याद करना या पाठ को सौंपना, पाठ पुस्तक को दोहराना, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख, फर्स्ट ऑप्शन में है अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड प्रस्तुत करना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी आंसर कट जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एजर्सन और रीजन से प्रश्न आया है। चलिए अभिकथन देख लेते हैं। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट, उसका कारण देख लेते हैं। उदाहरण के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जा सकता है और गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही परंतु आर गलत, या ए और आर सही दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, या ए आर दोनों गलत या ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। ये तो राइट आंसर है। इसका कारण जो है, उदाहरणों के बारे में सोचने संकल्पना को मजबूत किया जाना चाहिए। गैर उदाहरण बच्चे को भ्रमित करते हैं, नहीं, कभी भी बच्चे को गैर उदाहरण जो है वो भ्रमित नहीं करते हैं। तो ए सही परंतु आर गलत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि शिक्षार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। सेकंड है, पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में शिक्षार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। फोर्थ ऑप्शन है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर प्रदान करें। तो कभी भी जिसमें अवसर प्रदान किए पॉजिटिव वर्ड से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आज का जो लास्ट क्वेश्चन था यहीं पे समाप्त होते हैं। ऐसे ही PYQ अलग अलग सब्जेक्ट के कराए गए हैं, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।